अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ राज आँखें तेरी पार्ट 15। ये एक बेसमेंट का मंजर था जहाँ ईमान शाह शाज़िया को लाया था। जो हमारे साथ किया इस पर तुम्हें मोहलत दी, सबूत तलाशने के लिए कहा। तुम पर कोई दबाव तो नहीं था, मगर जो तुमने मेरे यार की बीवी के साथ किया है इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं निकलती। सर लहजे में कहकर एक ही झटके में शाज़िया के दोनों हाथों की उंगलियों को हाथ की पुश्त पर मोड़ा तो बेसमेंट की पिन ड्रॉप खामोशी में दिल दोज चीखें गूंज उठी। नहीं, मुझे मुझे माफ़ कर दो। ईमान शाह के हाथ में बारीक चाकूनुमा आले को देख रोते हुए चिल्लाकर कहा। मगर ईमान शाह ने किसी भी चीखो पुकार पर कान धरे बगैर शाज़िया की बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर उस आले की नोक को बाजू पर ट्रेस करना शुरू किया। अपनी बाजू पर चाकू को वैसे घूमते देख शाज़िया ने सुकून का सांस लिया, मगर ये सिर्फ एक पल के लिए ही था। मगर जैसे ही ईमान शाह ने अपना हाथ पीछे किया, जहाँ जहाँ से वो आला गुजरा था वहाँ से स्किन दो हिस्सों में हो गई और खून पानी की तरह बहने लगा। जो तकलीफ़ पहले महसूस नहीं हो रही थी, अब उस तकलीफ़ से जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। खामोश फिज़ा में एक बार फिर शाज़िया की वहशतनाक चीखें गूंजी तो ईमान शाह ने खौफ से उसे देखा। हद है यार, एक तो लड़कियों को मारने का कोई एक्सपीरियंस नहीं मुझे। अभी कुछ कहा नहीं और चीखें शुरू। चौधरी खुद ही निपटे, इसमें मेरा क्या लेना देना। खौफ से सर झटकते दर्द से तड़पती शाज़िया को वहीं छोड़ दे कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। सीटी की धुन बजाते अपनी चेन को उंगली में घुमाकर खुले आसमान को देखा। उरू मेरी ज़िंदगी। आंखें मूंद कर गहरी सांस भरते जज्बात से चोर लहजे में उरूब को पुकारा, जैसे वो सामने ही हो। आंखें खोलकर तलखी से सर झटका और कार में बैठकर जन से कार भगा ले गया। हवेली में ये खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई थी। हयात की हवेली में दाखिल होते ही सलाहुद्दीन साहब ने 6 दुम्बे सदके में दिए थे। नूर बेगम हयात की बलाएं लेते थक नहीं रही थी, जबकि हयात शर्माई लज्जाई सी मुतसिम चौधरी की चादर में छुपी जा रही थी। रात के खाने के बाद सब हयात के कमरे में मौजूद थे कि तभी उरूब ने हयात के लिए सूप बनाने का सोचा और चुपके से सबके दरमियान से उठाई। मगर ईमान शाह के तो ध्यान से सभी धागे उरूब से ही जुड़े हुए थे, इसीलिए उरूब के बाहर निकलते ही नज़रें बचाकर बाहर निकल आया। उरूब जो किचन में आकर सूप बनाने का सामान देख रही थी, अपने पीछे मखसूस आहट महसूस करके साकित हो गई। मेरी जान, तुम खफा क्यों हो? तुम्हें मुझसे गिला क्या है? अचानक बेरुखी इतनी, बताओ तो हुआ क्या है? किसी ने तुमसे क्या आखिर कहा है मेरे बारे में? किसी से तुमने क्या आखिर सुना है मेरे बारे में? रहो बेशक खफा मुझसे, मगर ये बात समझा दो। मनाओ कब तलक तुमको? मुझे इतना तो बतला दो। अगर अब हो सके तुमसे तो ये एहसान फरमा दो। मेरी मंजिल मोहब्बत है, मुझे मंजिल पे पहुंचा दो। तुम्हारी आँख में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे नर्म होठों पर गिले अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे मुस्कुराने पर मेरा दिल मुस्कुराता है, तुम्हारे रूठ जाने से मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हें जो बेसबब मुझसे खफा होने की आदत है, ये आगाज़े जुदाई है कि अंदाज़े मोहब्बत है। वफ़ा के रंग में देखो, जफ़ा अच्छी नहीं होती, किसी से इश्क में इतनी अना अच्छी नहीं होती। चलो अब मान भी जाओ, बहुत अब हो चुकी रंजिश, किसी दिन और कर लेना ये पूरी अपनी तुम ख्वाहिश। उरूब को पुष्ट से अपने हिसार में लेकर थोड़ी उरूब के कंधे पर रखते गंभीर लहजे में सरगोशी की तो उरूब को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। कहा था ना कि तुमसे दूर नहीं रह पाता, सच में नहीं रहा जाता। मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मगर बाखुदा बिखर मैं खुद गया हूँ उरूब। प्लीज़ मुझे समेट लो, मुझे खुद में छुपा लो उरूब। तुम मतलबी कहो या रात की तरह कुछ भी कह दो, मुझसे ये अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं बहुत बुरी तरह बिखर रहा हूँ यार। उरूब के बालों में चेहरा छुपाए भोजन लहजे में सरगोशी करते लहजा खुद ब खुद नम हो गया। तभी उरूब ने पलटकर अपने दोनों हाथ ईमान शाह के सीने पर रखे। तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो ईमान शाह, अपनी हर खता के बावजूद तुम मेरे दिल पर आज भी उसी मकाम पर हो। तुम्हारी ज़िद्दी तबीयत और जुनूनी लम्स ने मेरी रग रग में तुम्हारा इश्क जहर की तरह भर दिया है। तुमसे दूरी सौहान रूह है तो तुम्हारा कर्ब जानलेवा है। तुमसे दूरी जान जलाती है तो तुमसे बेरुखी दिल को सुलगाती है।
तुमसे मोहब्बत या नफ़रत दोनों करना आसान नहीं। तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो अपने दिल के आगे, अपने उसूलों के आगे हार जाती हूँ, और अगर तुमसे नफ़रत करने की कोशिश करती हूँ तो तुम्हारी मोहब्बत और जुनून के आगे हार जाती हूँ। तुमने कहा था ना, मैं जो सज़ा दूंगी तुम्हें कबूल होगी। मैं अब इस अज़ियत को ख़त्म करना चाहती हूँ। तो बताओ ईमान शाह, तुम्हें मेरी सज़ा कबूल होगी? अपना बायां हाथ ईमान शाह के बाजू के नीचे से गुजार कर उसकी पीठ पर रखा, जबकि दायां हाथ ईमान शाह के गाल पर रखकर अपना माथा ईमान शाह के माथे से टिकाकर मध्यम लहजे में कहा। तो ईमान शाह ने अपनी जलती सुर्ख अंगारा होती आंखों से उरूब शाह के चेहरे को देखा, जो आंखें नीचे हुई थी। नज़रें उरूब के चेहरे के दिलकश नकोश पर ठहर सी गई। सज़ा कबूल है, हिजर नहीं। बताओ क्या सज़ा है? फ्रिज से हाथ हटाकर अपने दोनों हाथ रूब की कमर पर टिकाते बेलचक लहजे में कहा। तो रूब ने अपनी ग्रे ग्रीन आंखें खोली तो नज़रें सीधा खुद को तकते ईमान शाह की नज़रों से टकराई। ये हक तुम मुझे दे चुके हो। मैं जो भी सज़ा तजवीज़ करूँगी तुम बस कबूल करोगे, वरना हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ, सर्द लहजे में कहा। तो ईमान शाह ने खूंखार नज़रों से रूब को घूरा। अपनी गलती की वजह से मैं बेबस हूँ रूब, वरना इस बात पर तुम्हारी ज़बान गुद्दी से खींच लेता मैं। जितनी ढील दे रहा हूँ बस उसका इस्तेमाल करो। हद से तजाविज़ करके मुझे अपनी मनमानी करने पर मजबूर मत करो। रूब की पुश्त पर उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए सर्द लहजे में कहा। तो रूब ने तासुब से सर झटका। ईमान शाह की उंगलियाँ रूब को अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थी। जो भी सज़ा देनी है सुबह सुना देना, क्योंकि इस वक्त तुम अपनी बकवास करके मेरा दिमाग घुमा चुकी हो। ये ना हो तुम्हारी सज़ा सुनकर मैं सब कुछ भाड़ में झोंक कर माफ़ी तलाफ़ी पर मिट्टी डालकर तुम्हें अभी के अभी रुखसत करवा लूँ खुद के साथ, क्योंकि ईमान शाह आज तक सिर्फ तुम्हारे आगे बेबस हुआ है, वरना किसी की मजाल नहीं कि वो मुझसे मेरी ही बीवी को दूर रख सके। तुम्हारे दिमाग में जो भी खन्नास भरा है ना, उसे जल्द से जल्द निकाल कर जल्द से जल्द खाली करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी आइब्रो पर अपनी पर आया तो मैं खुद का भी सगा नहीं, इसीलिए मुझे इस बात पर मजबूर मत ही करो तो बेहतर है। रूप के चेहरे पर तभी तभी आवाज़ में फनकारते हुए कहा, और खूंखार नज़रों से रूप को देखा। माना कि वो गलती पर था, माफ़ी भी तो मांग रहा था। जिस बात के डर से ईमान शाह की नींदें उड़ चुकी थी, वही बात वो इतनी आसानी से कर चुकी थी। वो जो नरमी बरतने की कोशिश कर रहा था, और रूप की इतनी सी बात ने जैसे उसे अंगारों पर खींच लिया था, और यही वाहिद बात थी जिस पर ईमान शाह रूप के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता था। और अब जब उरूब कह चुकी थी तो ईमान का दिल कर रहा था कि माफ़ी को भाड़ में झोंक कर दो लगाकर अकल ठिकाने पर ले आए। तुम साइको इंसान किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो। मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माफ़ी। ईमान शाह के सीने पर हाथ रखकर गुस्से से चीख कर कहा। और उसे दोनों हाथों से धक्का दिया। तो ईमान शाह के चेहरे के तासुरात पल में बदले। खुद से दूर जाती उरूब की कलाई पकड़कर अपनी जानिब किया, और उरूब को समझने का मौका दिए बगैर पूरी शिद्दत से उरूब के होठों पर झुकाया। अपने दिल में मौजूद उरूब को खो देने का डर, उसकी नाराज़गी की फ़िक्र, उसे तकलीफ़ देने का दुख, उरूब के अल्फाज से मिली अजियत, सब अपने शिद्दत भरे लम्स से उरूब की सांसों में मुंतकिल करने लगा। ईमान शाह के पीछे होने पर उरूब अपने सीने पर हाथ रखे गहरे गहरे सांस लेने लगी, जबकि ईमान शाह चमकती आंखों से उरूब को देख रहा था। अब सज़ा दोगी तो मज़ा भी आएगा। यू नो ना, उस दिन मैं नशे में था तो तब मैं ये कुर्बत का एहसास फील नहीं कर सका। अब जिस बारे में कुछ फील ना किया हो और सज़ा मिले तो थोड़ा बुरा लगना था। अब थोड़ी तसल्ली हो गई है। अब जो कुछ मर्जी करती फिरो, आना तो मेरे पास ही है ना। अपने अज़ली अंदाज में लौटते लोफराना अंदाज में कहकर आंख दबाई तो उरूब ने खूंखार नज़रों से ईमान शाह को घूरा। वैसे मैं सोच रहा था, अगर एक बार वो सब कुछ फिर से होश हवास में करने की परमिशन दे दो तो मैं कुछ दिन का हिस्ट्री भी सज़ा में झेल लूँगा, मगर इससे पहले एक रात भर की कुर्बत दो। ईमान शाह अपने लोफराना लहजे में बात मुकम्मल करता कि उरूब का हाथ उठा और ईमान शाह के चेहरे पर निशान छोड़ता चला गया। तुम बस इसी लायक हो ईमान शाह, ये डोज तुम्हें जब तक ना मिले तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आता, दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा। तो ईमान शाह का दिलकश कह कहा गूंजा, दिमाग तो मेरा ठिकाने पर ही है जाने मन, बस ये कमबख्त दिल ठिकाना भूल जाता है और अनजान राहों से भटकता हुआ तुम्हारे कदमों में आ ठहरता है। उरूब के चेहरे पर फूंक मारते मुस्कुराते हुए कहा, और अपने लब उरूब के माथे पर रखकर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, जबकि ईमान शाह के ढीठपन पर उरूब ने दांत कचकचाकर खुद से दूर जाती ईमान शाह की पुश्त को देखा।
अब ये थप्पड़ वाला डोज बदल कर ऐसा डोज दूंगी कि दिलो दिमाग दोनों ठिकाने पर आ जाएंगे, दांत पीसकर बड़बड़ाते हुए कहा और सर झटक कर हयात के लिए सूप बनाना शुरू किया। उरूप के सामने तो अकड़ दिखा आया था, मगर अब उरूप की बातें याद करके दिल बुरी तरह जल रहा था। सिगरेट के गहरे कश लेते अपने अंदर हो रही हलचल से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, मगर सब कुछ बेसुध नजर आ रहा था। कल पंचायत बैठेगी और वहाँ सब बात क्लियर हो जाएगी, उरूप का दिल भी साफ हो जाएगा और फिर पंचायत के बाद हमें एयरपोर्ट भी चलना है। आपा लोग कल आ रहे हैं। माजी और हयात लोगों को बताने से मना किया है उन्होंने। मुदस्सिम चौधरी की आवाज़ पर ईमान शाह ने चौंक कर उसे देखा। ठीक है, इस सब के दौरान तुझे मुबारकबाद तो देना मैं भूल ही गया। बहुत मुबारक हो चौधरी, अब जूनियर चौधरी दुनिया में आने वाला है तो तेरा रौब तो ख़त्म समझो। वैसे पहले भी घर वालों पर कुछ खास रौब नहीं था तेरा। चलो अब एक सॉलिड रीज़न भी मिल गया। मुदस्सिम चौधरी को गले लगाते हुए कहकहा लगाकर कहा था। मुदस्सिम चौधरी ने घूर कर ईमान शाह को देखा। चलो मेरा तो रौब अब नहीं रहेगा, मगर खुद के बारे में क्या ख्याल है जिसका रुखसती से पहले ही सारा रौब ख़त्म हो गया। चलो कोई नहीं, फ्यूचर के लिए अच्छा है। मुदस्सिम चौधरी के तंजिया लहजे पर ईमान शाह ने दांत कचकचाकर मुदस्सिम को देखा, जब सिगरेट सुलगा रहा था। मेरी तो माना बीवी मुंह नहीं लगा रही। तुम्हें क्या हुआ है जो इस बदरूहों की तरह छत पर घूम रहे हो? ईमान शाह के जले कटे अंदाज पर मुदस्सिम चौधरी ने सरदाह भरी। तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हें मुंह नहीं लगा रही, वरना इस वक्त मेरे कमरे में तुम्हारी बीवी और माँ मेरी बीवी को कब्जे में किए बैठी है। जितनी बार तुम्हारी वालिदा माजिदा और बीवी मेरी बीवी का मुंह चूम चुकी है, उतनी बार तो साला मैंने। रवानी में कहते कहते जबान को एकदम ब्रेक लगी, जबकि ईमान शाह के बुलंद कहकहे छत पर गूंजकर सियाह रात में खौफनाक मंजर पैदा कर रहे थे। ईमान शाह को पागलों की तरह कहकहे लगाते देख मुदस्सिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भीजे। शुक्र चौधरी तूने बता दिया। अब मैं उरूप से कहूँगा कि अगर कभी हयात का मुँह चूमे तो पहले पूछ ले कि चौधरी साहब कितनी बारी अमल कर चुके हैं, ताकि वो तुमसे कम ही करे। आफ्टर ऑल शौहर तुम हो, ज़्यादा हक तुम्हारा बनता है ना। अपना पेट पकड़े कहकहा लगाते हुए कहा तो मुदस्सिम चौधरी खूंखार तासुरात चेहरे पर सजाए ईमान शाह की जानिब बढ़ा। ईमान शाह को भागने का मौका दिए बगैर ईमान की गर्दन में हाथ डालकर उसे ज़मीन पर मुंह के बल गिराकर ईमान शाह के बाजू पुश्त पर बांध दिए और अपना घुटना ईमान शाह की गर्दन पर रखा। अब अगर कोई बकवास की तो ईमान शाह उरूप को तो पता नहीं, मैं तुम्हारी बेबाक ज़बान को सेकंड की देर किए बगैर काट दूंगा। इस बात को भूल जाओ जैसे मैंने कभी की ही नहीं और तुमने सुनी नहीं। सर लहजे में गुर्रा कर कहा तो ईमान शाह ने इस बात में सर हिलाया। मुदस्सिम चौधरी ने एक मुक्का ईमान शाह के पेट पर मारा, मारते उठकर अपने कपड़े झाड़े। चलो शाबाश मेरा पुत्र, अब जाकर सो जाओ। सिगरेट छोड़ो, उरूप अभी जिंदा सलामत है और तुझसे नाराज़ भी है। उसकी बातें काफ़ी होगी दिल जलाने के लिए। मुदस्सिम चौधरी के तंजिया लहजे पर ईमान शाह ने घूर कर उसे देखा और कदम सीढ़ियों की जानिब बढ़ा दिए। तुम भी सोच सोच कर खून खुश्क ना करो अपना, भाभी है तुम्हारा खून जलाने के लिए। जाते जाते भी मुदस्सिम चौधरी को आग लगाना ना भूला। इस पर मुदस्सिम चौधरी ने सिगरेट सुलगाने से पहले ही नीचे फेंक कर पाँव तले मसल दी, जेब से बबल निकाल कर मुंह में डाली। क्योंकि जब से मुदस्सिम को मालूम हुआ था कि सिगरेट की स्मेल से हयात का दिल खराब होने लगा है इस कंडीशन में, तब से मुदस्सिम चौधरी ने नामहसूस अंदाज में अपनी इस आदत को कम कर दिया था। गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करके कदम नीचे की जानिब बढ़ा दिए। हयात की खामोशी महसूस करके मुदस्सिम चौधरी ने आईब्रो उचकाकर हयात को देखा, जो सोफे पर बैठी मुदस्सिम चौधरी को पंचायत जाने के लिए तैयार होता देख रही थी। हयात झक पकड़ाओ। मुदस्सिम चौधरी की आवाज़ पर हयात ने चौंक कर मुदस्सिम चौधरी को देखा, जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। बिना कोई जवाब दिए खामोशी से उठकर कबर्ड से मुदस्सिम चौधरी की अजरक निकाल कर लाई, जिसे थाम कर मुदस्सिम ने अपने कंधों पर डाला। इस दौरान नजरें हयात के गुमसुम से चेहरे पर टिकी हुई थी, जो पर्पल कलर की ड्रेस में बालों की ढीली सी चुटियां किए नजरें झुकाए खड़ी थी। क्या चल रहा है दिमाग में? कुछ पूछना चाह रही हो तो पूछो। हयात की कमर में अपना बाजू लपेट कर उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठाकर अपने दोनों हाथ हयात के एतराफ़ में रखकर हयात के चेहरे पर झुकते हुए संजीदा लहजे में कहा तो हयात ने अपनी ग्रे ग्रीन आंखों को उठाकर मुदस्सिम चौधरी को देखा। सिम, आप परसों रात उस औरत के पास गए थे? संजीदा लहजे में नजर मुदस्सिम चौधरी की आंखों में गाड़े सवाल किया तो हयात के इस सवाल पर मुदस्सिम चौधरी ने सख्ती से अपने जबड़े भीजे। इस सवाल को पूछने की वजह? शक कर रही हो मुझ पर? सर्द सपाट लहजे में इस्तफसार किया तो हयात ने बिला ताखीर नफ़ी में सर हिलाया।
पूछ रही हूँ सिम, मेरा हक है ये, आप इसे शक का नाम नहीं दे सकते। हयात के दो बदो जवाब पर मुतसिम चौधरी ने सख्त नज़रों से हयात को घूरा। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है कि उस रात मैं कमरे से बाहर गया था। अब अगर मैं कमरे से बाहर जाऊंगा तो मतलब किसी और औरत के पास ही जाऊंगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन आपके कुर्ते का बटन उस औरत के पास था सिम। आप क्यों गए थे सिम? मैं कि आपके किरदार पर शक नहीं कर रही, मगर मुझे जानना है सिम, आप क्यों उस औरत के पास गए थे? आप मुझसे क्यों इतना कुछ छुपाते हैं? मैं तो बीवी हूं ना आपकी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि आप मुझसे शेयर कर ले? नज़रें झुकाए नम लहजे में कहा। तो हयात की बातों पर मुतसिम चौधरी ने गहरी सांस भरी। मुतसिम चौधरी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। सवाल जवाब, गिले शिकवे, लड़ने झगड़ने, यहाँ तक कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने का हक, ये भी सिर्फ तुम्हारा ही है। मैं अपना हर दुख सुख तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगा और तुम्हारे दुख सुख को खुद में समेट लूंगा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम दूर ही रहो तो बेहतर है। अगर मुझ पर, मेरे किरदार पर यकीन है तो आइंदा ये बात मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। हयात की थोड़ी को अपने दाएं हाथ की दो उंगलियों में थामते सपाट लहजे में कहा। तो हयात ने नम आंखों को झुकाकर सर इस बात में हिलाया। मुलाजमत से कहकर अपना सामान नीचे रूम में शिफ्ट करवा लेना, और मेरा भी। सीढ़ियाँ चढ़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। अपना हिसार हयात की कमर के गिर्द बांधते कहा। तो हयात ने सर हिलाकर उतरना चाहा तो मुतसिम ने हयात की कमर को थामकर उसे नीचे खड़ा किया। एक गहरी नज़र हयात के सरापे पर डालकर कदम बाहर की जानिब बढ़ाए तो हयात ने नम नज़रों से बाहर जाते मुतसिम चौधरी को देखा और फिर बेड पर औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। बिल्कुल प्यार नहीं करते मुझसे, मेरे रोने की भी परवाह नहीं। खुद का दिल करे तो प्यार से बात कर ले, वरना तो अंगारे ही चबाते रहते हैं। अब कोई अपनी बीवी को ऐसे भी डांटता है? फूट फूट कर रोती अपने हाथ जोर से बेड पर मारे मुतसिम चौधरी का सद रवैया याद करके बार बार रोना आ रहा था। हश, आज घर आकर तुम्हारे सारे शिकवे दूर कर दूंगा। सिर्फ प्यार से ही बात करूंगा, अमलन प्यार करके भी दिखाऊंगा। अपनी गर्दन पर मुतसिम चौधरी की झुलसा देने वाली सांसों की तपिश महसूस करके हयात की ज़बान तालू से चिपक गई। मुतसिम चौधरी जो हयात की नाराज़गी का सोचकर वापस उसे मनाने आया था, उसे ही फूट फूट कर रोते शिकवा करते देख मुतसिम चौधरी की घनी मूंछों तले मुस्कुराहट फैल गई। हयात के करीब ही नीम दराज होकर गंभीर लहजे में सरगोशी करके हयात को अपने हिसार में लिया, जबकि हयात इस इफ्ताहत पर साकित सी पड़ी फटी फटी आंखों से अपने सामने पड़े तकिए को देख रही थी। हयात की कमर के गिर्द अपना बाजू लपेट कर हयात का रुख अपनी जानिब किया। मेरी इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई और खुद जो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। कल मैं कहकर भी गया था कि मेरे आने तक मत सोना। पहले तो उस पलटन के साथ मेरे कमरे में कब्जा किए बैठी रही, और जब मुझे कमरे में आने का मौका मिला तो मैडम सो गई। हयात के चेहरे पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए कहा। तो मुतसिम चौधरी की उंगलियों के लम्स से हयात ने बेसाख्ता झरझरी ली। सिम, आप जाए, अब मुझे सोना है। अपने खुश पड़ते होठों पर जबान फेरते मिनमिना कर कहा, जिस पर मुतसिम चौधरी ने घूर कर हयात को देखा। हाथ बढ़ाकर हयात के गले से दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा। हयात को समझने का मौका दिए बगैर अपने लब पूरी शिद्दत से हयात की शहरक पर रख दिए। हयात के हाथों को अपने कंधे से पर महसूस करके मुतसिम चौधरी ने अपनी उंगलियां हयात की उंगलियों से ज़बरदस्ती उलझाकर सर के ऊपर बेड पर टिका दी। अपनी गर्दन पर नमी और मुतसिम चौधरी के सुलगते होठों की शिद्दत भरे लम्स से हयात को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। मुतसिम चौधरी के दांतों का दबाव अपने कंधे पर महसूस करके हयात ने होठ का किनारा दांतों तले दबाकर अपनी सिसकी रोकी। कमरे की मानी खैस खामोशी में हयात और मुतसिम चौधरी की धूकनी की मानी चलती सांसों का शोर बरपा था। मुतसिम चौधरी के होठों को अपनी थोड़ी पर महसूस करके हयात ने अपने बाजू मुतसिम चौधरी की गर्दन में हायल किए। हयात के वजूद से उठती मशहूर कुल खुशबू को अपनी सांसों में उतारते मुतसिम चौधरी पल में बहका था। मदहोशी के आलम में अपने लब हयात की गर्दन से ट्रेस करते हयात के होठों के करीब सबद किए तो हयात ने तड़प कर मुतसिम चौधरी के गिर्द गिरफ्त सख्त की। मुतसिम चौधरी ने करवट बदली तो हयात का चेहरा मुतसिम चौधरी के चेहरे पर झुकाया। मुतसिम चौधरी ने अपनी खुमार आलूद नज़रों से हयात को देखा, जो गहरे गहरे सांस लेती निढाल सी हो रही थी। चेहरे पर मुतसिम चौधरी की कुर्बत के रंग बिखरे हुए थे, जिन्हें देख मुतसिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। हयात की शर्ट की जिप एक झटके में खोलकर दोनों कंधों से शर्ट खसकाई तो हयात ने तड़प कर मुतसिम चौधरी को देखा, जो लो देती बेबाक नज़रों से हयात को ही देख रही थी। सिम, आपने जाना नहीं?
चेहरा मुतस्सिम चौधरी की गर्दन में छुपाते मिनमिनाकर कहा तो मुतस्सिम चौधरी ने हयात की कमर को अपनी उंगलियों में सख्ती से जकड़ा। अपनी कमर पर रेंगती मुतस्सिम चौधरी की उंगलियों के लम्स से हयात को अपने वजूद में सर्द लहरें सरायत करती हुई महसूस हुई। हयात के बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर हयात को खुद पर झुकाकर अपने होठों की सख्त गिरफ्त में हयात के होठों को लिया। अभी मुतस्सिम चौधरी उन गुलाब सी पंखड़ियों में जैसे पंखड़ियों जैसे होठों की नरमी को महसूस भी नहीं कर पाया था कि मोबाइल की आवाज़ पर होश में आया। हयात को नरमी से तकिए पर लिटाकर उस पर झुकाया। एक हाथ से मोबाइल निकालकर कान से लगाया जबकि दूसरा बाजू हयात के करीब टिकाया हुआ था। हयात को अपनी शर्ट कंधों से ठीक करता देख मुतस्सिम चौधरी ने हयात के हाथ को अपनी गिरफ्त में लेकर सख्त नज़रों से उसे घूरा, मगर मुतस्सिम चौधरी की सख्त नज़रों के पीछे छुपी मानी खर्जी को देख हयात पानी पानी हो गई। शर्म से नज़र झुकाए कपकपाते वजूद को मुतस्सिम चौधरी के सीने में छुपाना चाहा। ठीक है, बस आ रहा हूँ मैं। फ़ोन रखकर हयात की जानिब मुतवज्जा हुआ, जिसकी गर्दन पर मुतस्सिम चौधरी की शिद्दतों के निशान वाज़ेह थे। एक बार फिर झुककर अपने दांत हयात की गर्दन पर शिद्दत से गाड़े और सेकंड्स में गर्दन से पेट तक का सफ़र तय करके अपना शिद्दत भरा लम्स हयात के पेट पर छोड़कर उठ बैठा। जबकि मुतस्सिम चौधरी के उठने पर हयात ने सरस से करवट बदली तो मुतस्सिम चौधरी की नज़रें हयात की सफ़ेद पतली कमर पर जा टिकी। गले में कांटे से चुभने लगे। दिल किया सब कुछ भाड़ में झोंक कर हयात की कुर्बत में खो जाए, मगर गहरी सांस भरकर हयात की शर्ट की जिप बंद करके अपने लब हयात के सर पर रखे। एक गहरी इस्तिहाक भरी निगाह हयात के कपकपाते वजूद पर डाली और उठकर अपनी इजरक को कंधों पर डाला, जिसे आते हुए बेड पर रख चुका था। अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना और अपने दिमाग को फजूल बातों से दूर रखने की कोशिश करो। अगर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने का शौक़ हो रहा है तो मुझे याद करो, मेरे बारे में सोचो और आज शाम में रेड ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। बाकी रात में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपनी बात कहकर एक नज़र हयात को देखा और कदम तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा दिए। जबकि मुतस्सिम चौधरी के जाने के बाद हयात ने सुकून का सांस लिया, वरना मुतस्सिम चौधरी के होते कभी डर और कभी शर्म से हयात को अपना सांस सीने में ही अटकता महसूस होता था। सब सबूत पंचायत के सामने मौजूद थे। सामने आसिम चौधरी के मुलाजिम सर झुकाए खड़े थे। अब बताओ क्यों और कैसे किया ये सब तुम लोगों ने? अरशद चौधरी की करखत आवाज़ पर मुलाजिम ने सर को मज़ीद झुका लिया। कुछ दिन पहले तुम दोनों तैयार होना, जैसे ही मुनव्वर चाचा बाहर जाएगा तुम जाकर मुतस्सिम चौधरी के खाने में ये नशा मिलाओगे। आसिम चौधरी के मुलाजिम ने कहा तो सामने मौजूद 20 साल के लड़के अहमद ने सर इस बात में हिलाया। मुझे पैसे मिल जाएंगे ना? अहमद ने पूछा तो आसिम चौधरी के मुलाजिम ने इस बात में सर हिला दिया। और जैसे ही मुतस्सिम चौधरी ये नशा कर लेगा तब तुम जाओगी उसके कमरे में और सुबह फिर सारा गांव मैं इकट्ठा करूंगा। शाजिया को मुखातिब करते हुए कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। शाजिया यतीम खाने की पलने वाली एक औरत थी जो कि एक स्टेज डांसर और ड्रामे करने वाली भी थी। आसिम चौधरी के मुलाजिम ने उसे शहर में आसिम चौधरी के साथ स्टेज पर डांस करते हुए देखा था और फिर जब आसिम चौधरी ने ये प्लान बनाया तो तभी उसने जाकर शाजिया को पैसों का लालच देकर ये काम करने को राज़ी किया और सब डेरे के करीब वजूद खेत में बैठे हुए थे, जहाँ से डेरे का दरवाज़ा बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता था। मुनव्वर चाचा को हड़बड़ा कर निकलते देख वो तीनों चौंके, मगर इससे पहले ही रास्ते से गुजरते काशिफ को उन्होंने रोका। काशिफ पुत्र सुन, ये ज़रा मैं घर जा रहा हूँ। नाली का पानी सारा दरवाजे पर जमा हो गया है। ये पता नहीं किस कमबख्त ने नाली में पत्थर रख दिए हैं। बच्चियों को मसला हो रहा है। चौधरी साहब बस आने वाले हैं, उनकी चाय लगा दे मेज़ पर। 10 मिनट का काम है, फिर जिधर दिल करे चला जाई मेरा पुत्र, ये काम कर दे। मुनव्वर चाचा ने मन्नत भरे लहजे में कहा तो काशिफ ने खौफ से उनकी मिन्नत समाजत को देखा और मुंह बसोर कर कदम डेरे के दरवाजे की जानिब किए। आपके लिए नहीं जा रहा चाचा, मुझे भूख लगी है, अम्मा ने रोटी नहीं दी, मैं भी खाऊंगा जो भी वहाँ हुआ। मुनव्वर चाचा को जाते देख पलटकर हाँक लगाई तो उन्होंने हाथ हिलाकर कहा जो मर्जी का इशारा कर दिया। काशिफ को अंदर जाता देख अहमद ने कहकहा लगाया, लो जी हमारा काम तो और भी आसान हो गया। अहमद के कहने पर मुलाजिम और शाजिया का कहकहा गूंजा। तभी अहमद वहाँ से निकलकर डेरे की जानिब आया। हाँ काशिफे किधर फिर? अहमद ने डेरे की बावर्ची खाने में दाखिल होकर हाँक लगाई तो चाय डालते काशिफ ने पलटकर अहमद को देखा और सर झटक कर अपना काम जारी रखा। तुझे पता है लाला का आने का वक्त है और तुझे वो कुछ खास पसंद नहीं करता, तो उनके आने से पहले ही 9 तो 11 हो जाए यहाँ से।
काशिफ ने ट्रे में कप रखते हुए कहा तो अहमद ने दांत कचकचाकर उसकी पुश्त को देखा। मुझे अम्मा ने भेजा था कि मुनव्वर चाचा से थोड़ा गुड़ पकड़ा लाओ। वो तो नज़र नहीं आ रहा है तो तू ही अंदर से गुड़ ला दे। अहमद की मिन्नत भरे लहजे पर काशिफ ने पलटकर उसे खोजती नज़रों से देखा और फिर सर हिलाकर अंदर चला गया। काशिफ के जाते ही अहमद ने आगे बढ़कर पानी में वो महलूल मिला दिया और काशिफ के आने से पहले ही दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। ये ले सफ़ेद गुड़ ही था, दूसरा पता नहीं कहाँ है, काशिफ ने पकड़ाते हुए कहा। तो अहमद ने इस बात में सर हिलाया। हमें तो खाने से मतलब रंग का अचार डालना है, कह कहा लगाते हुए कहा और गुड़ लेकर चला गया। जबकि काशिफ ने सर झटक कर चाय के साथ बिस्किट खाए और मुतस्सिम चौधरी के लिए ट्रे में सब कुछ रखकर कमरे में मौजूद मेज़ पर रखाया। अब ये काशी साला कब निकलेगा बाहर? आसिम चौधरी के मुलाजिम ने मुतस्सिम चौधरी को अंदर जाते देख बड़बड़ा कर कहा। तो शाजिया ने भी कोफ्त से सामने देखा। दरख्त के पीछे छुपकर खड़े होने में उसकी कमर अकड़ चुकी थी और न जाने कितनी देर यहाँ खड़ा होना था। मगर मुतस्सिम के जाने के थोड़ी देर बाद ईमान शाह को डेरे में जाता देख वो अपना सर पकड़कर बैठ गए। आज तो सारी मेहनत गर्क हो गई। इस कमीने ने भी आना था। अहमद ने हाथ पर मुक्का मारते हुए दांत पीस कर कहा। तो शाजिया ने खौफ से दोनों को देखा और फिर एक नज़र डेरे से निकलते काशिफ को देखा। मुझे कोई मसला नहीं है, आज ही ये काम होगा। शाजिया के कहने पर दोनों ने उलझ कर उसे देखा। लड़की पागल हो गई है क्या? वो दो मर्द है, नशे में हैवान बन जाएंगे। खुद तो मरेगी, साथ हमें भी मरवाएगी। आसिम चौधरी के मुलाजिम ने दांत पीस कर कहा और बाजू से खींचकर नीचे ज़मीन पर बिठाया। अब हमें सुबह तक का इंतज़ार करना है, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का सोचेंगे। मुलाजिम के कहने पर अहमद अपनी जगह से उठा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो यहाँ बर्बाद करूँ। मेरा काम हो गया, मुझे पैसे मिल जाए, वरना मैं सुबह ही सरदार को सब बता दूंगा। धमकी देकर खुद वहाँ से निकलता चला गया। अभी वो दोनों भी वहाँ से जाने का सोचते इससे पहले ही ईमान शाह वहाँ से तेज़ तेज़ कदम लेता बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। ईमान शाह को अपना सीना मसलता देख उन दोनों को यकीन हो गया कि वो नशा कर चुका है। ईमान शाह को कार में बैठकर जाते देख वो दोनों बाहर निकले और कदम डेरे की जानिब बढ़ाए। मगर जैसे ही वो डेरे में दाखिल हुए मुतस्सिम चौधरी उन्हें कहीं दिखाई न दिया। अब क्या करे, वो चौधरी तो है ही नहीं। शाहजहाँ ने झिंझलाती आवाज़ पर आसिम चौधरी के मुलाजिम ने चौंक कर उसे देखा और पल में दिलो दिमाग पर शैतान हावी हुआ। वो दोनों इस वक्त मुतस्सिम चौधरी के कमरे के साथ मौजूद दूसरे कमरे में थे। आसिम चौधरी के मुलाजिम ने पीछे मुड़कर दरवाज़ा बंद किया, जिस पर शाजिया ने पलटकर उसे देखा। क्या करने वाले हो तुम? दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? शाजिया के चिल्लाकर कहने पर उसका मकरूह कह कहा गूंजा। देखो लड़की, तुम्हें पैसे से मतलब होना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे साथ कौन सा पहली दफ़ा ये सब होने वाला है। अगर तुम चुपचाप से सब होने दोगी तो तुम्हें ही फ़ायदा होगा और वो चौधरी तेरा शौहर बन जाएगा। अपने हाथ शाजिया के कंधे पर रखकर राजदारी से कहा। तो शाजिया ने पुरसोच नज़रों से उस शख्स को देखा। तो शाजिया की रजामंदी जानकर उसने शाजिया को पीछे पलंग पर धक्का दिया। पैसे और नफ्स की हसद में इस कदर अंधे हो गए दोनों कि जो गढ़ा किसी और के लिए खोदा उसी में खुद गिर गए। ये तूने जानवरों जैसा सलूक करके अच्छा नहीं किया। आसिम चौधरी के मुलाजिम को देखकर चिल्लाकर कहा तो उसका मकरूह कह कहा गूंजा। बीबी चौधरी पर रेप का इल्ज़ाम लगाना रंगरलियाँ मनाने का नहीं। शाजिया का चेहरा हाथ में दबोचकर सख्त लहजे में कहकर उसे धक्का दिया और ख़ुद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अगर चौधरी बाहर नहीं गया तो मतलब वो पीछे खेतों में गया होगा। फजर होने वाली है, तब तक लौट आएगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे तुझे सब संभालना है। कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे पहले वो चौधरी तुझे गोली से उड़ाएगा। खबासत भरे लहजे में कहकर कदम कमरे से बाहर रखकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से निकलता चला गया। मुलाजिम की बात जैसे ही ख़त्म हुई पंचायत में मौत का सन्नाटा छा गया। वो लड़की कहाँ है? सलाहुद्दीन साहब की गरजदार आवाज़ पर ईमान शाह ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। वो मेरी मुजरिम है बाबा, मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, अब सज़ा भी उसे मैं ही दूँगा। मुतस्सिम चौधरी के सख्त लहजे पर सलाहुद्दीन साहब ने घूर कर उसे देखा। अभी हम जिंदा हैं, हम फैसला कर सकते हैं, तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो। और कल वो लड़की यहाँ मौजूद होगी। पहले तो दोनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे इस गुनाह की वजह से, और फिर दोनों को एक दूसरे के निकाह में दिया जाएगा, और इल्ज़ाम लगाने की सज़ा पर उसे बाबा बशीर के जानवरों की देखभाल करनी होगी, उन्हें नहलाना, चारा खिलाना, और यही सज़ा उस शख्स की है। ये अगले 1 साल तक डेरे के सारे मामलात, मवेशियों से लेकर खेतों तक के सारे खुद देखेंगे।
और कोताही की सूरत में सज़ा में इजाफा होता जाएगा। सलाहुद्दीन साहब के कर्जदार लहजे में दी गई सज़ा पर मुतसिम चौधरी ने अपनी मुट्ठियाँ भींच कर इश्तियाल पर काबू पाया। बाबा बशीर गांव के ज़ईफ़ थे। अल्लाह ने 2 बेटे दिए थे जो कि 12 साल की उम्र में गांव के नहर में डूबकर मर गए। फिर दोनों मियाँ बीवी ने अपनी तन्हाई को ख़त्म करने के लिए बच्ची गोद ली, मगर गुर्बत और बेटों के दुख ने उम्र से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर दिया था। बाबा बशीर में अब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जानवरों की देखभाल कर सके, तो उनकी 15 साला बेटी ही ये काम सरअंजाम देती थी। सलाहुद्दीन साहब ने अपना एक मुलाजिम उनकी मदद के लिए दिया हुआ था और अब ये काम अगले साल तक शाजिया को सौंप कर उन्होंने उसे सज़ा देने का सोचा। इन दोनों से बदला लेना एक तरफ, मगर वो अपने बाप के खिलाफ नहीं जा सकता था। और शाजिया का किया था कल तक तो वो अच्छा खासा बदला ले सकता था। यही सोचकर मुतसिम चौधरी के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जिसे देख ईमान शाह को सारा मामला समझ आ गया। और अहमद इस साल होने वाली फसलों की कटाई और बाकी सारे काम देखेगा, ताकि उसे पता चले कि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, ना कि किसी के खिलाफ साजिशें करके। अरशद चौधरी की करखत लहजे पर सब ने अज़बात में सर हिलाकर इस फैसले से इत्तेफाक किया। चल चौधरी, तेरी बीवी के लिए सरप्राइज़ लेकर आते हैं। इन दोनों को रात में देख लेंगे। मुतसिम चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए शौक लहजे में कहा। मुतसिम ने घूर कर ईमान शाह को देखा और एक कहर भरी निगाह मुलाजिम पर डालकर कदम कार की जानिब बढ़ाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, पता ही नहीं चला कि कब बच्चा इस कदर हाथ से निकल गया कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता इस तरह की साजिशें करने लगा। अरशद चौधरी ने अपनी पग उतार कर साइड पर रखते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा, तो सलाहुद्दीन साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। यार होकर ऐसी बातें कर रहा है, बच्चे हैं, समझ जाएंगे, हम है ना समझाने के लिए। आसिम आ जाए तो मैं बात करता हूँ उससे, तो फिक्र मत कर, रब सब अच्छा करेगा। पगड़ी दोबारा अरशद चौधरी के सर पर रखते हुए कहा, तो उन्होंने अपनी आंखों को साफ करके मशकूर नज़रों से सलाहुद्दीन साहब को देखा। तू नहीं समझ रहा यार, इस लड़के की हरकत ने किस कदर मुझे शर्मिंदा किया है, गांव में सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। उन्होंने उठते हुए तासुब से सर हिलाते हुए कहा। तो सलाहुद्दीन साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। गांव वाले गैर थोड़ी है, या वो तुझे जानते नहीं है? अपनों के सामने कैसी शर्मिंदगी, बच्चे तो गलतियां करते ही है। ज़्यादा ना सोच, आज शर्मिंदगी उठाई है, कल जब वो तेरी जिम्मेदारियां उठा लेगा तो सर भी फ़ख्र से बुलंद कर देगा, मुझे यकीन है। सलाहुद्दीन साहब के कहने पर अरशद चौधरी ने भी साख्ता इंशाअल्लाह कहा और दोनों ने बातें करते कदम खेतों की जानिब बढ़ा दिए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।